हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आई एम हिमांशी मलिक एंड आज हम करने वाले हैं सेक्शन 3.7 एंड 3.8 इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। चैप्टर 3 के हमारे ये लास्ट दो सेक्शंस हैं, छोटे छोटे सेक्शन हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर पूरी डिटेल में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो कोर्स में इनरोल कर लीजिए जल्दी से बाय डाउनलोडिंग द ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप। iOS और एंड्रॉयड दोनों पे आपको मिल जाएगी। कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे फुल डिटेल वीडियोस, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं उसके अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3.7। चैप्टर 3 वाज मेनली अबाउट आईसीसीज पब्लिकेशन, जिसमें हमने कलेक्शन प्रोसीजर देखे, हमने डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में देखा, गारंटी के बारे में देखा। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं विच इज़ ऑन इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस। तो ये हमारा जो आईसीसी का पब्लिकेशन आने वाला है, दिस इज अबाउट स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की अग्रीमेंट के अंदर बैंक किस तरह से डील करने वाला है। सो उसको समझने के लिए हम एज ऑलवेज सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे, ताकि विद दैट क्लैरिटी हम हमारी सारे रूल्स को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। हमने लेटर ऑफ क्रेडिट समझा, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट में हमने क्या देखा था कि सेलर को गारंटी दे रहा है बैंक कि आप जैसे ही अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दोगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, एंड फर्दर बैंक बायर से पेमेंट ले लेता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि सेलर को गारंटी मिल जाती है कि मैंने जैसे ही अपने पार्ट की ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है मुझे साथ ही पेमेंट मिल जाएगी। लाइक इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रिगर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्योंकि इसका ट्रिगर क्या है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया तो लेटर ऑफ क्रेडिट को एक तरह से हम पेमेंट टूल भी मान सकते हैं, राइट। बिकॉज बायर क्या कर रहा है, बैंक को डॉक्यूमेंट मिलते ही बैंक सेलर को पेमेंट कर देगा, देन बायर बैंक को पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गुड्स ले आता है। तो पॉजिटिव ट्रिगर कॉन्ट्रैक्ट है। नेगेटिव ट्रिगर के लिए हमने क्या देखी थी, डिमांड गारंटीज, कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है देन उस केस में किस तरह से आप कर सकते हो अपने अमाउंट क्लेम। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कंट्रीज के लॉ बैंक गारंटी इशू करना अलाउ नहीं करते। इन दोज कंट्रीज इट इज़ नॉट लीगल टू इशू अ बैंक गारंटी। बट बैंक गारंटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करने में बहुत मदद करता है, राइट, एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। तो उस चीज़ को लॉ के अंदर रहते हुए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला गया है विच इज़ कॉल्ड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। So it means where you can't issue a bank guarantee, what you can use a alternative tool जो कि आपको सिमिलर फीचर प्रोवाइड कर रहा है एज अ बैंक गारंटी। इट मीन्स स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी क्या है, एक नेगेटिव ट्रिगर डॉक्यूमेंट है, नेगेटिव ट्रिगर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। इट मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होगी, इन दैट केस गारंटी की पेमेंट करी जाएगी, इन आर केस SBLC। तो उसके रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। आई होप वी आर क्लियर कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। सो SBLC आर वाइडली यूज्ड इन बोथ ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कुछ कंट्रीज में बैंक गारंटी परमिट नहीं होती, तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। SLBC से बेनिफिशियरी को जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी इन केस द एप्लीकेंट फेल्स टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन। देखो नॉर्मल LC में हमने क्या देखा कि सेलर ने गुड्स भेजने हैं बायर को, राइट। तो सेलर जैसे ही गुड्स भेजता है वो साथ ही बैंक को क्या कर देता है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है एंड बैंक उसको पेमेंट कर देता है। बट SBLC के केस में सेलर ने गुड्स भेजे बायर को तो पेमेंट बायर ने ही करनी है। ओके, यहाँ पर ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करके आप पेमेंट ले सकते हो। पेमेंट की ऑब्लिगेशन बायर के ऊपर ही है, सेलर बायर को ही डॉक्यूमेंट देगा। बट मान लीजिए कि यहाँ पर बायर ने पेमेंट नहीं दी, ओके, इन दैट केस फिर सेलर क्या करेगा, फिर सेलर जाएगा इशूइंग बैंक के ऊपर एंड उससे जाकर डॉक्यूमेंट देके अपना क्लेम ले लेगा।
आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस कि ये मेजर डिफरेंस आ जाता है SBLC और लेटर ऑफ क्रेडिट में। LC में हम यूज़ ही उसको करने वाले पेमेंट के लिए, बट यहाँ पर हमारे पास एक सेफ साइड में इंश्योरेंस की तरह ये पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। So provide security to the beneficiary in case applicant failed to perform an obligation। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज अ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमने अभी बहुत अच्छे से समझा। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं हम इसकी। An SBLC is a guarantee-like instrument where payment is triggered only if the applicant fails to meet their obligation. Like we initially said कि ये एक नेगेटिव ट्रिगर डॉक्यूमेंट है। जब एप्लीकेंट फेल हो जाएगा अपनी पेमेंट करने के लिए, ओनली देन दिस विल बी एप्लीकेबल। तो एक तरह से गारंटी की तरह है। एंड इसको इशू करने के लिए आप चाहो तो UCP 600 यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप ISP 98 जो कि स्पेसिफिकली SBLC के लिए ही इशू किया गया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। बट अगेन एक चीज़ याद रखनी है कि ICC की किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप एप्लीकेबिलिटी चाहते हो तो आपको स्पेसिफिकली क्या करना होगा, उस चीज़ को मेंशन करना होगा। अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया कि UCP 600 एप्लीकेबल है, ISP 98 एप्लीकेबल है, तो आपको ICC के रूल्स की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। Now let's quickly go over the difference between commercial letter of credit and standby letter of credit। तो सबसे पहले आ जाता है पर्पस। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट को हम एक गारंटी से ज़्यादा हम एक पेमेंट टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएंगे बैंक से पेमेंट साथ ही मिल जाएगी, बाद में बैंक के साथ हम पेमेंट को सेट ऑफ कर लेंगे। तो पेमेंट टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है इसको, लेकिन स्टैंड बाय LC को एक गारंटी टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस। ट्रिगर क्या है दोनों में? ट्रिगर LC में है कि आपने जैसे ही कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट दे दिया आपको पेमेंट मिल जाएगी, बट SBLC में क्या है, आपने अगर एप्लीकेंट के फेलियर के डॉक्यूमेंट दिए, फेलियर के डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से दिखने होंगे, अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया, राइट, और आपने कुछ पेमेंट का नोटिस भेजा, उस पर उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इस तरह से फेलियर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक चेन बना के हम सब कुछ कवर करेंगे। नाउ कॉमन यूजेज, LC कब यूज़ होता है, जब गुड्स है। SBLC तब यूज़ होता है जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्मेंस बेस्ड है, कुछ सर्विस देनी है आपने, या पेमेंट गारंटी है, या बिड बॉन्ड से। ये सारी चीज़ें अगेन हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ISP 98 का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसको इशू किया था ICC ने, जिसमें मेनली 10 आर्टिकल्स दिए हैं। तो वो 10 आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल है कि इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड, एक्सप्लिसिटली आपको स्टेट करना पड़ेगा दैट दिस इज सब्जेक्ट टू ISP 98, एंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों केसेस में लग जाएगा ये। ऑब्लिगेशन कब है? SBLC इज इशूड वंस इट लीव्स द इशूअर्स कंट्रोल। मतलब जो इशूअर बैंक है उसने जैसे ही इसको बेनिफिशियरी को दे दिया, देन आपको ये इशूड मानी जाएगी। एडवाइजिंग बैंक मस्ट कन्फर्म ऑथेंटिसिटी, मतलब अपना जो बेनिफिशियरी है वो एक एडवाइजिंग बैंक रख सकता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी को वो ऑथेंटिक चेक कर पाए। प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको SBLC के अंदर क्लेम लेना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन है, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बोलूँगी बट आपने SBLC समझना, ओके, क्योंकि पूरा मैं SBLC बार बार बोलूँगी तो टाइम लगेगा। ओके सर, टाइमलाइन क्या है? जैसे ही आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ या और उसकी एक्सपायरी के अंदर अंदर, मतलब अगर मान लो 1 अप्रैल को हमने इशू की गारंटी, उसके बाद 30 नवंबर के बीच हम इस चीज़ को हमें क्लेम करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? डिमांड लेटर। जैसे अगर कोई SBLC के अगेंस्ट क्लेम लेना है तो आप डिमांड लेटर ले सकते हो या फिर रेफरेंस टू SBLC नंबर। एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आपको कुछ प्रॉपर ये नहीं बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही है नॉन पेमेंट को चेक करने के लिए, नॉन कंप्लायंस को चेक करने के लिए। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मेंशन तो जस्ट आप एक रिटर्न में डिमांड दे सकते हो कि मुझे इसके अगेंस्ट क्लेम चाहिए,
एंड आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, इश्यूअर एग्जामिन द प्रेजेंटेशन फॉर कंप्लायंस। अगर मान लो कुछ भी हमारी SBLC साइलेंट है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किया गया, तो आप जस्ट एक रिटर्न में डिमांड लेटर लिखोगे एंड आप उसके ऊपर क्लेम ले सकते हो। नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है 3 दिन के अंदर आपको भेजना होगा कि आपने जो आपका बायर है या जो भी एप्लीकेंट है उसको साथ ही भेजना होगा कि आपकी पेमेंट जो है आपने कंप्लायंस कॉन्ट्रैक्ट की डिसऑनर हो गई है एंड इस वजह से SBLC के अंदर पेमेंट करी जा रही है। ठीक है, 3 दिन के अंदर आपको बताना होगा। ट्रांसफर एंड असाइनमेंट, SBLC किसी और को ट्रांसफर करना या असाइन करना। असाइन करने का मतलब क्या था कि प्रोसीड्स, अगर बेनिफिशियरी ABC है बट वो चाहता है कि उसके किसी क्रेडिटर XYZ को पेमेंट हो सके, तो वो इसके प्रोसीड को असाइन कर सकता है एंड ट्रांसफर था कि वो अपनी जगह पे ABC की जगह पे XYZ को बेनिफिशियरी बना दे। दिस इज़ ओनली अलाउड अगर SBLC में मेंशन है या आपकी कंट्री का जो लॉ है वो स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैंसिलेशन के लिए अगर आपकी SBLC इरिवोकेबल है तो वो कैंसिल नहीं की जा सकती विदाउट बेनिफिशरीज कंसेंट, क्योंकि बेनिफिशरी को लॉस होगा, राइट। और आपको ओरिजिनल SBLC को रिटर्न करना होगा। आर्टिकल 8, रीइंबर्समेंट ऑब्लिगेशन। तो एक बार ही इश्यूअर ने जो पेमेंट कर दी, इश्यूअर मस्ट पे द नॉमिनेटेड पार्टी अपॉन क्लेम। एप्लीकेंट जो है जिसके लिए हमने SPLC इशू करी थी वो इश्यूअर को रीइंबर्स करेगा। जो भी चार्जेस होंगे, इंटरेस्ट हो गया, बैंक की फीस होगी, ये सारे चार्जेस एप्लीकेंट के ऊपर ही जाएंगे। एंड एक्सपायरी, एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए SPLC के ऊपर। और हमारी जो SPLC का क्लेम है वो एक्सपायरी डेट को बिजनेस क्लोज होने तक आप क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर 30 नवंबर है तो 30 नवंबर की रात, मतलब जब भी बैंक क्लोज होगा उतनी देर तक आप इसको क्लेम कर सकते हो। देन सिंडिकेशन और पार्टिसिपेशन का क्लोज आ गया कि हो सकता है कि SBLC एक बैंक ना देकर 3-4 बैंक मिलकर दे रहे हो, तो वो सिंडिकेशन में भी SBLC इशू करी जा सकती है एंड क्लेम किसी भी बैंक को दिया जा सकता है बट उसकी ऑब्लिगेशन सारे इश्यूर्स के ऊपर ही आएगी। एग्जाम्पल, सिंडिकेटेड SBLC, द बेनिफिशियरी क्लेम्स फॉर वन बैंक, ऑल बैंक्स बाउंड, सभी बैंक की लाइबिलिटी बन गई कि आपको पेमेंट करनी है। समरी क्या है? नेगेटिव ट्रिगर, ट्रिगर ऑन नॉन परफॉर्मेंस कैन बी गवर्न्ड बाय UCP 600 और ISP। मेनली प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जो लिखे हैं वो मेंशन, अगर कुछ नहीं लिखा तो रिटर्न गारंटी। एग्जामिनेशन करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपायरी डेट से पहले पहले क्लेम करना होगा, रीइंबर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की रहेगी एंड ट्रांसफर ओनली पॉसिबल इफ SBLC स्पेसिफिकली मेंशंस इट। नोटिस ऑफ डिसऑनर विद इन 3 days इज असेंशियल, आपको 3 दिन के अंदर डिसऑनर का नोटिस देना ही होगा। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, चैप्टर 3.7 ऑन ISP 98, दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर रूल्स। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 3.8 जो कि है डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टीज, जिसको डॉक्टेक्स भी कहते हैं। ये एक ICC की एक स्पेसिफिक सर्विस जो ICC प्रोवाइड कर रहा है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है। दैट इज़ आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर एक आर्बिट्रेटरी कोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, आर्बिट्रेशन में आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आपको लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके लंबे लंबे लीगल बैटल लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप यहीं पर आके अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके, राइट। क्योंकि जो भी हमारी LC की ट्रांजेक्शन होगी, SPLC, इनमें क्या हो सकता है, डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं ओवर इंटरप्रिटेशन, कंप्लायंस या पेमेंट। इवन दो ICC ने बहुत सारे यूनिफॉर्म रूल्स दे दिए हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दे दी है ताकि इन चीज़ों को कम किया जा सके, बट स्टिल सम आप हर चीज़ को कम्प्लीटली नहीं कवर कर सकते हो, कुछ स्कोप बच ही जाता है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन को गलत, दो पार्टीज में इंटरप्रिटेशन का इशू आ सकता है, एक कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा है, दूसरी पार्टी डिफरेंट मीनिंग निकाल रही है, तो इन दैट केस डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए डॉकडेक्स आपको प्रोवाइड किया है ICC ने। तो देखते हैं कि ये क्या है। पब्लिश, इट वाज अ सेट ऑफ रूल पब्लिश्ड बाय ICC और रिजॉल्व कर रहा है डिस्प्यूट किसके रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट,
SBLC, बैंक गारंटी, रूल्स ऑन कलेक्शन या बैंक पेमेंट ऑब्लिगेशन, 2005 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है आईसीसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडीआर। एडीआर इज एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो नेम में भी वो क्या बताना चाह रहे हैं, एमिकेबल का मतलब होता है कि आपस में आराम से बैठकर बिना कोई लीगल फाइट किए आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाओ। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आईसीसी डॉकटेक्स। ठीक है, अब इसके कुछ मेन प्रोविजन देख लेते हैं। एप्लीकेबल कब है, कोई भी पार्टी जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डॉकटेक्स के पास जा सकती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल दिया गया है ताकि इजी रहे एंड कोई भी पर्सन अफोर्ड कर पाए, कोई भी बिजनेस। अगर 1 लाख यूएसडी से कम की अमाउंट का डिस्प्यूट है तो 5,000 यूएसडी आपको फीस लगेगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा तो 10,000 फीस लगेगी। दैट इज़ द सिंपल कॉस्ट स्ट्रक्चर। एंड सारी फिक्स्ड अपफ्रंट कॉस्ट है, कोई हिडन या एस्केलेटिंग कॉस्ट इसके अंदर नहीं है। दिस इज द एडवांटेज गिवन टू बिजनेसेस। डिसीजन प्रोसेस कैसे रहते हैं इसके अंदर, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो एक पैनल ऑफ 3 न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के सामने जाते हैं। ये एक्सपर्ट्स को हायर कौन करता है, आईसीसी। एंड इनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है ट्रेड फाइनेंस के अंदर, राइट। और डिसीजन इनको 30 डेज के अंदर देना होता है आफ्टर रिसीविंग कंप्लीट फाइल। एंड कोई भी डिसीजन अगर वो दे रहे हैं वो इंग्लिश में होगा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्लीटली मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई बिजनेस है वो लॉ लॉ केस नहीं फाइल करना चाहता, क्योंकि बिजनेस की रेपुटेशन अफेक्ट होती है अगर किसी बिजनेस के ऊपर केसेस हो रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो क्या कर सकता है, डॉकटेक्स के पास जा सकता है। और डॉकटेक्स उसको क्या इंश्योर करके देगा कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसके ट्रेड सीक्रेट्स बाहर ना जाएं। क्योंकि लीगल केस जब भी एक डिस्कस होता है उसमें सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखते हैं ये। समरी स्कोप क्या है, एलसी, एसबीएलसी, गारंटी, कलेक्शन, बीपीओ, इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप जा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेड बाय आईसीसी, सेंटर ऑफ एडीआर। 3 लोगों का पैनल होता है, 30 दिन के अंदर डिसीजन आता है। कॉस्ट है 5,000। कॉस्ट कब है, अगर आपका केस 100,000 यूएसडी से कम का है या इक्वल है। अगर इससे ज़्यादा का है तो 10,000 फीस लग जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटेड है और डिसीजन सारे इंग्लिश में है। सिंपल समरी, इसी के अंदर सारा चैप्टर आपका एक बारी कवर हो गया। एंड विद दिस हमने आईसीसी के सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन जो बैंकर्स के ऊपर एप्लीकेबल है वो सारे कवर कर लिए। एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। एंड आप इसको प्रॉपर रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि कहीं पर बिजनेस डेज लिखा है, कहीं पर वर्किंग डेज लिखा है, कहीं पर नॉर्मल डेज लिखा है, उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है, इस चीज़ को आप क्वेश्चंस की मदद से ही समझ पाओगे। तो इसलिए आप कोर्स में इनरोल ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगेन अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका कोई भी फीडबैक होता है आप वो ज़रूर हमें दीजिए, ताकि हम आपको बेटर वे से पढ़ा पाएँ, आपकी हेल्प कर पाएँ। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।